अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अलम काज़मी और मैं हूं मुसब्बा शेख। आज जुम्मा है जनाब और 13 दिसंबर है। हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और बहुत सारी मुस्कुराहटें। खैर आज फाइनली फ्राइडे आ चुका है। बड़ी अफरा तफरी के साथ आज हम पहुंचे स्टूडियोज, क्योंकि बाहर मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और लोग मेरा ख्याल है कि इस टाइम निकल चुके हैं कि हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक शुरू कर दें। वैसे भी आगे जनाब वीकेंड आ रहा है, तो मैं सोच रही थी कि इस बार वीकेंड पर आखिर क्या किया जाए। घूम फिर कर या तो फिर वही मूवी प्लान जहन में आता है या फिर होटलिंग के लिए दो दरिया का आइडिया जो है वो हर मरतबा ही काम करता है। क्योंकि एक तरफ जहां तफरीही मुकामात कम होते जा रहे हैं, वहीं कुछ एंटरटेनमेंट के जराए जैसे कि स्टेज ड्रामाज भी वक्त के साथ साथ मध्यम होते जा रहे हैं। एक टाइम था जब इन्हीं स्टेज ड्रामाज ने हमें रऊफ लाला और उमर शरीफ जैसे बड़े अदाकार दिए, पर आज ये लोग किसी निजी चैनल में अदाकारी करते तो दिखाई देते हैं, पर इन स्टेज ड्रामाज का नाम और निशान धीरे धीरे मिटता चला जा रहा है। बिल्कुल, लाहौर में तो आज भी एक चंद मुकामात पर आपको स्टेज प्लेस नजर आ जाएंगे, पर बाकी शहरों में तो ये ट्रेंड बिल्कुल ही गायब हो चुका है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं ना, बल्कि ट्रेंड ही गायब नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो पुराने स्टेज ड्रामास थे अब वो टीवी पर आ गए। अब उनको टीवी पे प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि उसकी रिवायत को जिंदा रखा जा सके, क्योंकि लोग थिएटर्स अब नहीं जाते। तो मिलेंगे स्टेज पर आर्टिस्ट से जो स्टेज के सवाल के वक्त भी हिम्मत नहीं हारे और इन्हें उम्मीद है कि स्टेज को दोबारा उरूज मिलेगा। स्टेज प्ले कम होने सबसे पहली वजह तो ये है कि वल्गैरिटी को खत्म होना चाहिए। ठीक है, वल्गैरिटी की वजह से फैमिलीज दूर हो गई हैं। अभी 1-1.5 साल से मैं इन हुआ हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि स्टेज थोड़ा बहुत रिवाइवल हुआ है, इतना नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत रिवाइवल हुआ है, तो ऑडियंस का रुझान थोड़ा आया है इधर। तो मेरे सीनियर आर्टिस्टों से खास ये रिक्वेस्ट है कि वल्गैरिटी को थोड़ा दूर करें ताकि फैमिलीज आए। तो आपके नाम पे पब्लिक आ रही है, हमारे नाम पे तो अभी आ नहीं रही। ज़रा तो बड़े आर्टिस्ट जो इन्वॉल्व होंगे शो के अंदर वल्गैरिटी से दूर करेंगे, अच्छा काम करके तो ऑडियंस आएगी। और मिलेंगे स्टेज शोज के जूनियर आर्टिस्ट से जो स्टेज ड्रामों के स्क्रिप्ट को मजीद जानदार बनाना चाहती हैं। नहीं लगता राउंड कॉल के बगैर तो और क्या, कोई होता ही नहीं मेरी तारीफ करने वाला। किस किस्म की बच्ची लिया है तुमने? हमारे अंदर कोई टैलेंट है और कोई दूसरी लड़की है वो ये सोच रही है कि उसका टैलेंट कुछ नहीं, उसको खूबसूरती के बिहाफ पे आगे किया जा रहा है। तो वो लड़की कहाँ गई जो नॉर्मल शक्ल सूरत की और अच्छे से अच्छा टैलेंट आपको अच्छी से अच्छी एक्टिंग करके दिखा रही है, चाहे वो रोने वाली एक्टिंग हो, चाहे वो हंसाने वाली एक्टिंग हो, चाहे वो जिस तरह की भी एक्टिंग हो। और मिलेंगे स्टेज की दुनिया का बड़ा नाम सलीम आफरीदी से जिन्होंने पड़ोसी मुल्क में अपने फन का सिक्का मनवाया। अच्छा डबल एम ए किया, ऐसे कर लिया डबल एम ए? चलो अच्छा, ये खुसरे की अंग्रेजी बताओ। मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता था जिससे मैं एक खानदान में भी नुमाया हो जाऊं, शहर में भी और वतन में भी। तो मैंने मुख्तलिफ शोबों में तब आजमाई की। ड्रामा जब पहला कर रहा था, बहाना फर्स्ट एंट्री कर रहा था, जाने से पहले डर रहा था, एंटर हुआ हूँ और फिर मैंने जो डायलॉग्स बोलने शुरू किए दरमियान में मैं भूल भी गया। तो वो डर सिर्फ स्टेज पे जाने से पहले रहा है हमेशा, और स्टेज पे आने के बाद परफॉर्मेंस के दौरान वो जो कॉन्फिडेंस था उसी ने मुझे कामयाबी दिलवाई है। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। और जनाब अखबारात में आज इस वक्त मेरे पास है डॉन न्यूज़पेपर और इसकी जो मेन लीड है और बड़ी मुतासिर कुन खबर है वो हवेलियां तैयारा, उसका ब्लैक बॉक्स मिला है। उसके मुतालिक यहाँ पर मेन लीड है और यह है ब्लैक बॉक्स डेटा फेल्स टू फाइंड कॉज ऑफ December 7 प्लेन क्रैश। बोथ इंजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स वर 100% फाइन व्हेन इट टुक ऑफ फ्रॉम चित्राल, सेनेट बॉडी टोल्ड। सेनेट की कमेटी में सिविल एविएशन की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद, उसमें यह कहा जा रहा है कि दोनों जो इंजन थे वो बिल्कुल ठीक थे और एक इंजन तो सुपर फाइन था। अच्छा। लेकिन ब्लैक बॉक्स के थ्रू ये पता चला है कि पायलट ने लैंड करने की जमीन पे कोशिश ही नहीं की है। इसको मैं मजीद भी फर्दर रीड आउट करना चाहूंगी और यह है द ब्लैक बॉक्स डेटा इंडिकेट्स दैट नो एफर्ट वाज मेड टू लैंड टू एयरक्राफ्ट बिफोर द क्रैश, सो इन्वेस्टिगेशंस आर स्टिल गोइंग ऑन टू डिटर mind why the plane crashed despite the fact that one of its engine was properly working, he said। तो अभी तक ये एक कंफ्यूजन है कि आखिरकार तैयारे में हुआ क्या। और आपको याद होगा कि मैं यही कह रही थी कि इंजन का प्रॉबेबली मसला नहीं होगा, ये कोई और ही मसला होगा। और ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद भी अब स्टिल कंफ्यूजन है कि तैयारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक तो ये रिपोर्ट सामने आई, होपफुल थे कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद तो तमाम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट दिस इज द मेन लीड ऑफ डॉन न्यूज़। ओह माय गॉड, ये बड़ी अहम और बड़ी खबर है, क्योंकि
अगर दोनों इंजन ठीक से काम कर रहे थे और पायलट की जानिब से भी मेडे कॉल 2 बार दी गई है, तो फिर प्रॉब्लम आखिर कहाँ पर आई, ये तो अब तक सामने नहीं आ सका। बड़ी अहम और जो मजीद इस पे डेवलपमेंट होंगी वो भी आपको मजीद आगाह करेंगे। अच्छा, एक्सप्रेस पे हम बात कर लेते हैं आर्मी चीफ के हवाले से। आर्मी चीफ का कहना है कि फौज के वकार पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। वजीर कानून पंजाब ने मिलिट्री कोर्ट्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दी है। सिक्योरिटी लीक्स तहकीकात मुकम्मल ना हो सकी, अफसरान का शिकवा है, जबकि मामलात मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, ऐसा कहना है जनरल बाजवा का। पाक फौज अजीम इदारा है और इसकी हुर्मत और इज्जत का हर सूरत पास रखा जाएगा, ऐसा कहना है जनरल बाजवा का। हाँ, बिल्कुल। खारिया में इन्होंने दौरा किया और उस वक्त इन्होंने ये बयान दिया और उन्होंने कहा है कि अज़्म और हौसले को हम बुलंद रखेंगे। ये बहुत आम खबर थी। अच्छा, एक और खबर है यहाँ पर और वो है PM may have omitted details from NA speech। अच्छा, मखदूम अली खान says apex court must decide whether Sharif lied or committed inadvertent omission। अच्छा, ये एक और खबर है, ये आपके पास भी सेम लीड होगी तो इसके ऊपर मैं इतना एम्फसाइज नहीं कर रही हूँ। यहाँ एक और खबर है कि PPP slams government defense to fertilizer subsidies withdrawal। अच्छा, आसिफ अली जरदारी की जानिब से कल ये जो सब्सिडी का मामला है कि खाद पे सब्सिडी खत्म की जाए, तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि ये इसके मुतालिक अपने बात करेंगे, रहनुमाओं से भी बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने जो इनको एक पैकेज दिया है वो भी इन्होंने मुस्तरद किया। उन्होंने कहा एक तो इतनी देर में पैकेज दिया है और फिर मतलब हम मुस्तरद करते हैं, बड़ा कम है वो, हम इनके हिसाब से बड़ा कम पैकेज है। और दूसरा जो अदालत की तौसी का मामला है उस पर भी इन्होंने एतराज किया है कि तौसी नहीं होनी चाहिए, जिसपे इन्होंने अपने रहनुमाओं को बुलाया है और उसके ऊपर कल इन्होंने बड़ी मुशावरत की है। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से ये स्टांस है हुकूमत के खिलाफ और फौजी अदालतों के। चलिए, पीपल्स पार्टी के हवाले से तो आपने बताया, अब नवाज शरीफ के हवाले से भी आपको बताते हैं। नारोवाल में वो खिताब कर रहे थे और उनका ये कहना है कि रोज नया शोशा छोड़ा जाता है, अवाम भी तंग आ चुके हैं झूठ सुन सुन कर, और कुछ तो ऐसे सियासतदान हैं जो रोज की बुनियाद पर झूठ बोलते हैं, उनसे गोश्त तो छूट जाता है पर झूठ नहीं छूटता। और ये उन्होंने बड़ा शदीद किस्म का जो है वो रद्द-ए-अमल भी दिया है। लेकिन नवाज शरीफ आजकल मैं देख रही हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी काम एंड कूल है, जबकि अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि पनामा केस भी चल रहा है और वहां पर अब जो मखदूम है यानी नवाज शरीफ के जो वकील है वो अपने अब दलाइल देना शुरू हो गए। इसी हवाले से एक और खबर यहाँ पर लगी है पनामा केस पर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि वजीर आजम के मुताबिक उनकी जिंदगी खुली किताब है, मगर उसमें से बाज सिफात जो है वो इस वक्त गायब दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ की वजाहत से मुकदमा क्लियर नहीं होता, अदालत को मुतमईन करें, जस्टिस आसिफ खोसा का ऐसा कहना है, जबकि बारे सबूत आप पर है, ये कहना है जस्टिस एजाज। जी हाँ, पनामा लीक्स पे काफी मुशावरत हो रही है, दोनों जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है, जिसमें तलाल चौधरी कहते हैं कि अब तो PTI की स्टेपनी भी जो है वो खत्म हो चुकी है और वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत नहीं मिले पनामा केस के मुतालिक, तो केस जो है वो क्लियर है। खैर, लेट्स सी क्या होने वाला है और क्या होता है। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं और मुख्तलिफ शहरों में आज चले, पहले इस्लामाबाद ही जाते हैं, कल हम कराची गए थे। हाँ, और आज इस्लामाबाद में हो भी पनामा केस की समाज रही है, जिस खबर की सब बात कर रही है उसी हवाले से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की आज 8वीं समाअत होगी। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से फैसल रजा से। फैसल, आज समाअत में किसने दलाइल देने हैं? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार की खून जमा देने वाली सर्दी में पनामा लीक्स की गर्मा गर्म समाअत जो है वो आज हो रही है। आज इस सिलसिले की 8वीं समाअत है जो कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। मखदूम अली खान जो कि वज़ीर आज़म के वकील हैं वो अपने दलाइल जारी रखेंगे और गुज़श्ता रोज़ जो ऑब्जर्वेशंस दी गई थी वो बड़ी अहमियत की हामिल थी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह कहा कि वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में अपनी की गई तकरीर में कहा कि उनकी जिंदगी जो है वो खुली किताब है, लेकिन उसके चंद सफ़ात गायब हैं। इसी के साथ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह भी कहा कि अमूमन जो है वो हमारे पास कई जो है वो फौजदारी मुकदमात आते हैं, एक डेड बॉडी आती है, नामालूम डेड बॉडी आती है और उसके हवाले से जो है वो अदालत जो है वो वाक़याती शहादतों पर जो है अपनी राय बनाती है और उसके बाद हालांकि दोनों फरीकैन के पास जो है वो सबूत नहीं होते। जस्टिस अजमत शहीद शेख का ये कहना कि दोनों फरीकैन जो हैं वो रुकावटें डाल रहे हैं और जस्टिस अजमत शहीद शेख का ये कहना कि वज़ीर आज़म ने आधा सच कहा, अब आधा सच कहा और उसके बाद आधा झूठ कहा या वो भी सच कहा, इस हवाले से जो है वो मखदूम खान आज अपने दलाइल जो है वो जारी रखेंगे और ये देखना होगा खास तौर पे कोर्ट का फोकस जो है वो वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली में की गई तकारीर है, क्योंकि कल जो है गुज़श्ता रोज़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ये कह चुके हैं वो अपने रिमार्क्स में कि वज़ीर आज़म ने लिखी हुई तकरीर पढ़ी और वो जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं। तो इस हवाले से जो है वो मखदूम अली खान को बहुत सारी जो है वो अहम शहादतें देना होंगी और सबूत फराहम करना होंगे इस हवाले से। हालांकि कोर्ट में ये चीज़ सामने आ रही है कि दोनों फरीकैन लगता है कि एक के पास सबूत नहीं है तो दूसरे के पास
सबूत हैं तो वो देना नहीं चाहता। दोनों तरफ से जो है वो कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अदालत जो है समझती है कि दोनों जानिब से जो फरीकैन हैं उन्हें सबूत फराहम करने होंगे और अदालत चाहती है कि कौम जो है उसके सामने सच जाए और ये सच के हवाले से जो है वो आज मखदूम अली खान के जो दलाइल हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। अब से कुछ देर बाद जो है ये सब का आगाज होने वाला है और वज़ीर आज़म के वकील मखदूम अली खान इस हवाले से जरूर जो है वो अहम सबूत भी पेश करेंगे और आज उम्मीद जाहिर की जा रही है। बहुत शुक्रिया फैसल रज़ा, इस्लामाबाद से आप हमें आगाह कर रहे थे और वाकई में बहुत से अहम बयान सामने आ रहे हैं। भी कहा जा रहा है कि शायद दोनों फरीकैन चाहते ही नहीं कि सच सामने आए, तो अब केस किस रुक जाता है ये तो वक्त ही बताएगा। खैर लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर में आज क्या अहम इशूज है, इस हवाले से आगाह करेंगे हमारी नुमाइंदा आज न्यूज हुमा भट्ट। जी हुमा भट्ट, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम और सुबह खैर। कैसी हैं आप और लाहौर का मौसम कैसा है? अल्लाह का शुक्र, लाहौर का मौसम जो है वो भी काफ़ी खुशगवार है क्योंकि आजकल धूप जो है वो निकल आती है और जो ठंडक है वो थोड़ी सी कम फिल होती है सिर्फ और सिर्फ सुबह के वक्त। लेकिन जैसे ही सुबह सवेरे होती है, जैसे 6 बजे का वक्त है, उस वक्त क्योंकि धुंध भी काफ़ी शदीद होती है और उस वक्त सूरज की किरणें जो हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी सर्दी तो लगती है। सर्दी की शिद्दत क्योंकि बढ़ती जा रही है और इसी तरह रात के वक्त में भी वही सूरत हाल होती है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। लोग घरों में घुसने की कोशिश करते हैं कि बाहर ना निकलें। और जो अगर मैं इस हवाले से आज के इशूज़ की बात करूँ तो इशूज़ में मेन चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि कल जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से एक मुस्बत कदम उठाया गया और एक हिदायत जारी की है कि जो रेस्क्यू 1112 सर्विस है वो एम्बुलेंस की जितनी भी सर्विस है वो रेस्क्यू 1112 के हवाले कर दी जाएगी। ये एक अच्छा कदम है और इसके ऊपर यकीनन उसका इंतजार किया जा रहा है कि कब तक इसके ऊपर कंप्लीट जो अमल है वो अमल दरामद किया जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि मरीज जो है वो जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं उन्हें लेने की जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस सर्विस, लेकिन एम्बुलेंस सर्विस वहाँ पर दस्तयाब नहीं होती और बहुत सी अगर दस्तयाब हो भी जाए तो उसके लिए बहुत से पैसे देने पड़ते हैं और बहुत से ऐसे गरीब लोग होते हैं जो कि पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल ये एक अच्छा रास्त कदम है जिसके ऊपर अगर अमल दरामद कर लिया जाए तो यकीनन मरीजों की काफ़ी हद तक मुश्किलात दूर हो जाएंगी। और इसका जो स्पेशली ये कदम जो उठाया गया है उसमें मेन चीज़ यही रही है कि चंद रोज़ कबल जो इतने वाक़यात पेश आए हैं, जैसे कि ज़हरा बीबी का वाक़या भी पेश आया, बेड्स दस्तयाब नहीं हुए और उसके अलावा स्ट्रेचर ना मिलना, व्हील चेयर ना मिलना, इस तरह के बहुत से वाक़यात जो इकट्ठे हो गए और बहुत सी शिकायत मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कब तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू किया जाता है। और उसके अलावा आज का जो मेन इवेंट है जो अभी तक फ़िलहाल दिखाई दे रहा है वो यही है, समाजी और बहुत सी सियासी सरगर्मियाँ तो होंगी, लेकिन मेन इवेंट महकमा सेहत के हवाले से एक यही है कि रोटा वैक्सीन जो है जो कि मुल्क भर में कहीं भी नहीं अभी तक इसकी जो दस्तयाबी की गई थी और ना ही ये जो बच्चों को पिलाई जा रही थी वो अब वैक्सीन जो है उसका बहुत शुक्रिया आप हमें लाहौर से अपडेट कर रही थी। जी हाँ, हुमा भट्ट कर रही थी और अनम मैं ये सोच रही थी, बल्कि हुमा भट्ट से हम कल पूछेंगे लाहौर में इतने सेहत के मसले क्यों हैं। आप देखें कॉन्फ्रेंस होगी तो YDA की कॉन्फ्रेंस होगी, महकमा सेहत के बारे में बात होगी, एम्बुलेंस के बारे में बात होगी, डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी नर्सेज एहतजाज कर रही होती है, कभी जना अस्पताल में कुछ हो रहा होता है। खैर अल्लाह करे कि लाहौर में सेहत के तमाम मामला ठीक हो जाए। और गुड मॉर्निंग आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान इस्लामाबाद में बिजली, स्पोर्ट्स, तिजारत समेत दीगर मुआहदों पर दस्तखत करने की तकरीब का इनेकाद किया गया है। किर्गिस्तान के वजीर और पाकिस्तान के वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने दस्तखत किए हैं, फिर तहाइफ का तबादला भी किया गया। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हुकूमत तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए कोशा है। 2018 में बिजली इसे ही मिलेगी जो बिल अदा करेगा। जी हाँ बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इन फीडर से 70% लोड शेडिंग में कमी आएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की बात कर लेते हैं, जिसकी टीम ने मुल्तान में चाय की जाली पत्ती बनाने वाला यूनिट सील करके 3000 किलो पत्ती बरामद कर ली। लो अब ये भी होना था। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी के मुताबिक पत्ती में चने के छिलके, कपड़ों का रंग और दीगर मुज़र सेहत अज्जा इस्तेमाल किए जा रहे थे। सो सैड यार। मुल्तान में दीगर मुकामात पर कार्रवाई के दौरान फूड अथॉरिटी ने मुज़र सेहत टॉफियां बनाने वाली फैक्ट्री से टॉफियों के 4500 पैकेट कब्जे में लेकर यूनिट सील कर दिया। अगेन फिर ये मसला सेहत का आ जाता अगर लोग इसको खा लेते।
चलिए जनाब, सिक्योरिटी अदारे ने जामे कराची में कार्रवाई की है। इस दौरान असिस्टेंट रजिस्ट्रार आरिफ हैदर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जराये के मुताबिक आरिफ हैदर पर जामे कराची की दाखिला पॉलिसी में सियासी असर रसूख की मुदाखलत का भी इल्जाम है। दूसरी जानब मुत्तहिदा लंदन खवातीन राब्ता कमेटी के रुकनों और अहलिया आरिफ हैदर ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार आरिफ हैदर की गिरफ्तारी को चैलेंज भी कर दिया है। और MQM लंदन के जो कन्वीनियर है नदीम नुसरत, उन्होंने कहा है कि इनकी फौरी रिहाई की जाए और उसके ऊपर उन्होंने ज़हमत की है। चलें जनाब, मजीद भी कुछ न्यूज स्टोरीज आपको बताएंगे और आज हम बात कर रहे हैं स्टेज प्लेस पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और वीकेंड भी आ रहा है, तो जनाब इन सब चीजों पर ढेर सारी बातें करेंगे। पर शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और यस्टरडे टॉप स्टोरी की बात कर लेते हैं, जो कि अफसोसनाक स्टोरी थी। गवर्नर सिंध सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा कराची में अदा की जाएगी। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी को मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची में मरहूम गवर्नर सिंध सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी के नमाज जनाजा के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। गवर्नर हाउस में सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, जहां आला हुकूमती शख्सियात मरहूम गवर्नर की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी सिर्फ 2 माह तक गवर्नर के ओहदे पर फाइज रहे। गवर्नर अलालत के बायस अपनी तकरीब हल्फबरदारी के अलावा किसी सरकारी तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। सरकारी हुकाम के मुताबिक मरहूम गवर्नर सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी की बागजना में नमाज जनाजा की अदायगी होगी। उन्हें मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ कराची के गिजरी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अखबारात में कौन सी अहम खबरें थी ये तो हमने जाना है, और कल और आज की भी अहम खबरें हमने जिक्र कर लिया है उनका। लेकिन अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है शारिक मेहर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं शारिक भाई? ठीक ठाक। शारिक भाई, एडिटोरियल अखबारात के क्या लिख रहे हैं? कुछ स्पोर्ट्स के मुतालिक भी कुछ खबर शबर है कि नहीं? जी, आज ब्रिस्बेन में होने वाले मैच पे हम पहले बात कर लेते हैं। गाबा स्टेडियम में आज पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। अब तक जो है वो 67 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, और उनके 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। पाकिस्तानी टीम ने जो है वो इस वक्त छाई हुई दिखाई दे रही है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पे पाकिस्तान ने 11 साल में कोई भी वनडे मैच नहीं जीता है। पाकिस्तान आज कुछ नए प्लेयर्स के साथ भी उतरा है। मोहम्मद नवाज हैं, अमाद वसीम हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, और हसन अली भी एक फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने अभी तक 1 विकेट ली है। आज आमिर ने भी बहुत अच्छी गेंद की है। तो अब ये उम्मीद है कि पाकिस्तान इस दफ़ा कुछ कर गुजरेगा, क्योंकि टेस्ट मैचेस में आपने देखा था कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कुन रही थी। अच्छा, इसके अलावा हम दूसरे इदारे पे भी बात कर लेते हैं वक्त की कमी की वजह से। वज़ीर आज़म ने अक़लियतों के हुकूक के हवाले से 2 टोक ऐलान किया है। ये एक्सप्रेस ने भी अपने इदारे में नुमाया तौर पर शाया किया है और जंग ने भी शाया किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अक़लियतों को उनके हुकूक दिलाने के लिए, उनका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए माशरे में वो इक़दामात कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान दुनिया भर में अक़लियतों के हुकूक के हवाले से एक मिसाली मुल्क करार दिया जाएगा। अच्छा, इदारियों में ये भी लिखा है कि आप भारत की मिसाल ले लें। कल का एक वाक़या मैं इसमें शामिल करूँगा कि कल भारत में जो सूरत हाल है अक़लियतों की, वो बहुत बड़ा अलमबरदार बनता है, लेकिन वहाँ पे आप देखें कि वहाँ बड़ी ख़राब सूरत हाल है निचली ज़ात के, न सिर्फ हिंदुओं के साथ बल्कि एक मोहम्मद इमरान नामी नौजवान को सिर्फ इसलिए है कि उसकी छोटी सी दाढ़ी की एक बॉक्सिंग मैच से रोक दिया गया था। अच्छा, इसके साथ साथ हम बड़ा डिसऑर्डर्ड था। तो ये तो अक़लियतों की सूरत हाल है। पाकिस्तान में बहरहाल बेहतर है, पाकिस्तान में हुकूक दिए जा रहे हैं, लोगों को आगाही है, जो हमारे दीन में भी है। अच्छा, और बाबाए कौम ने क़याम पाकिस्तान के वक्त एक अक़लियतों के हुकूक की ख़ास तौर से बात की थी, बल्कि मुतअद्दिद बार बात की थी कि हमें ये हुकूक देने हैं, उनका ख्याल रखना है। अच्छा, तीसरा इदारिया हम शामिल करेंगे पाकिस्तान में माशी नमू की रफ्तार से। आलमी बैंक ने एक अपनी रिपोर्ट में, हालिया रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में माशी अहदाफ पूरे हो रहे हैं, माशी आशारिये बहुत बेहतर हैं, और 2016 में उन्होंने कहा था कि 4.2 की शरह से जो है वो तरक्की होगी, लेकिन इक़्तिसादी माहिरीन ये कहते हैं कि 5.2 की शरह नमू जो है वो उससे पाकिस्तान की तरक्की हुई है, और 2019 तक 5.8 की रफ्तार रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी रफ्तार है। इसकी बुनियादी वजह ये कहते हैं
कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत बेहतर हुई है, अमन व अमान की हालत बहुत बेहतर हुई है और पाकिस्तान में टैक्स वसूली का निज़ाम भी गाहे बगाहे बेहतर हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी माशी तरक्की के लिए बहुत अहम है और जो नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शारिक साहब, क्योंकि कल मैं यही खबर डिस्कस करी थी अनम से कि मुल्क से बाहर जो लोग हैं उनका एतमाद भी बढ़ा है अब हमारी मईशत के ऊपर, हमारी जो इक्तिसादी तमाम हमारे हालात हैं उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया। सी पैक में भी शमूलियत के लिए लोग बोल रहे हैं और काफी ज्यादा पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि राहें खुलती चली जा रही है। लेकिन सी पैक से खैर चलें, अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है वरना हम वज़ीर आला सिंध से मुतालिक भी कोई खबर शेयर करते। बहुत शुक्रिया आपका शारिक महर साहब, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इस वक्त मौजूद थे जो कि हमसे बात कर रहे थे स्पोर्ट्स पे और पाकिस्तान की मौशी हालात के ऊपर बात कर रहे थे जो कि बेहतर होती जा रही है। दैट इज रियली वेरी गुड। और भारत के हवाले से भी उन्होंने बात की है जहां पर इंतहा पसंदी सर पर बोल रही है। और अच्छा सबा यहाँ पे एक बड़ी मजे की खबर मैं पिछले दिनों देख रही थी टेलीविजन के ऊपर और वो ये थी कि अब जो पाकिस्तानी हमारी एक अदाकारा है माहिरा खान जो कि इंडियन मूवी में काम करने जा रही हैं, उनके हवाले से खबर आई थी कि इंतहा पसंदों के अगेंस्ट जो रईस फिल्म की जो पूरी टीम है उन्होंने ये कहा है कि हम किसी चीज से डरने वाले नहीं है, इंतहा पसंदों को भी हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन माहिरा खान इस प्रमोशन में हमारे साथ ही होंगी। तो माहिरा खान ने भी यही कहा है कि मैं प्रमोशन के लिए जाऊंगी, भाई इतना बजट लगाएंगे तो प्रमोशन के लिए तो जाना ही पड़ेगा। इंतहा पसंदों के अगेंस्ट खड़े भी हो सकते हैं जनाब, ऐसी करोड़ों जो है ना उसका बजट है, वो पाकिस्तानी फिल्म नहीं है, लाखों रुपए बना के वहाँ पे। लेकिन आप पाकिस्तानी मूवीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन बजट हम कम बजट में अच्छी चीजें बनाते हैं, ये मसला है ना, पाकिस्तान की स्पेशलिटी है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं। जनूबी कोरिया की बात करेंगे जहां की मारूफ कंपनी सैमसंग के सरबरा तफ्तीश की जद में है और ली जाए यूंग से करप्शन स्कैंडल में मुलविस होने के इल्जाम में पूछताछ की गई है। खबरों पर जिनमें सबसे पहले बात करेंगे भारत की। भारत में मुंबई यूनिवर्सिटी ने मुसलमान तालिब इल्म की दाढ़ी को बहाना बनाकर कौमी सतह पर बॉक्सिंग लड़ने से रोक दिया। मुंबई यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किदा सब इंट्रा स्पोर्ट चैलेंज चैंपियनशिप में मुसलमान तालिब इल्म सैयद इमरान अली ने हिस्सा लेना था, लेकिन इमरान की छोटी सी दाढ़ी को बॉक्सिंग के असूल के खिलाफ करार दे दिया गया। इस वाक़े के बाद इमरान ने तहरीरी जवाब भी मांगा है। जी हाँ, बिल्कुल बड़े डिसहार्टेड भी हैं अभी शारिक भाई और हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। रूसी अस्पताल की एक खातून टूटी हुई टांग पर प्लास्टर चढ़ाए 28 सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर हो गई। अस्पताल में ग्राउंड फ्लोर पर तिब्बी सहूलत फराहम न की गई तो खातून को टूटी टांग के साथ एक्सरे कराने 28 सीढ़ियां चढ़ना पड़ा। खातून की वीडियो जारी होने पर इंतजामिया भोंडी वजाहतें देने लगी। इंतजामिया ने मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया है। चेक करें आप, एक खातून सीढ़ियां चढ़ गई, उसके ऊपर नोटिस ले लिया गया और यहाँ लोग मर जाते जमीन पे, कोई सुनवाई नहीं है। रशिया में भी ऐसा हो रहा है। हॉलीवुड अदाकारा एमी एडम्स भी वॉक ऑफ फेम में शामिल हो गई है। अदाकारा ने वॉक ऑफ फेम के सितारे पर अपने हाथों के निशानात मुस्बत करके वॉक ऑफ फेम में शमूलियत हासिल कर ली है। एमी एडम्स अपनी जानदार अदाकारी की बदौलत 60 अवार्ड नाम कर चुकी हैं। 174 से ज्यादा नामजदगियां हासिल करने वाली एमी एडम्स 7 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 5 ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुकी है। जबरदस्त। और मैं ये जगह देख चुकी हूँ। ओह, पिक्चर भी खिंचवाई थी आपने? जी ठीक है, किसी दिन शो में दिखाएंगे। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे स्टेज शोज में परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज जनाब आज की तारीख के बारे में बात कर लेते हैं। आज के दिन यानी 13 जनवरी को 1930 में मिकी माउस का कॉमिक पहली बार अखबार में छाया हुआ था। या ये बड़े बड़े कान वाले चूहे मिकी माउस को आपने टीवी की स्क्रीन पर उछलते कूदते देखा होगा, लेकिन मिकी माउस ने अखबारों में भी अपनी कहानियों के जरिए धूम मचाई है। सबसे पहले अमेरिका के कौमी अखबारों में मिकी माउस का कॉमिक स्ट्रिप 13 जनवरी 1930 को शाया हुआ। टीवी की तरह मिकी माउस की कॉमिक स्ट्रिप भी इंतहाई मकबूल हुई। इब्तिदाई तौर पर किस्तवार कहानी पर मबनी कार्टून शाया होता रहा, फिर जल्द ही सिलसिलावार में तब्दील हो गया।
और अब आपको बताएं कि हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज के प्रोग्राम कराची की बात के होस्ट रिजवान जाफर। ये शो आप कल से हफ्ते में 2 बार आज न्यूज की स्क्रीन पर देख सकेंगे। शो के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे रिजवान जाफर से, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इनका प्रोमो कैसा है। कराची रोशनियों का शहर, पाकिस्तान का माशी दारुल खिलाफा, तमाम मज़ाहिब और सकाफतों का तर्जुमान, आज भी है अमन की तलाश में। अब उठाएंगे हम मशल प्यार की, अमन की और चलेंगे साथ। होगी कराची में आपकी बात, अमन की बात। आई एम कराची बातचीत। तो जनाब कराची की बात का प्रोमो आपने देखा, उसके एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है रिजवान जाफर। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास। अच्छा रिजवान, सवाल है पाकिस्तान का के बाद कराची की बात। पाकिस्तान में तो इतने सवाल हैं उसको भी साथ साथ रखना चाहिए। खैर ये बताएं, कराची की बात, आप नया शो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो बेस्ट विशेज, आपका शो हमेशा की तरह जैसे आपके शोज होते हैं बहुत अच्छा रहे। ये बताएं इसमें क्या नया डिफरेंट है? देखिए मैं तो प्रोग्राम कर ही रहा था, सवाल है पाकिस्तान का। हाँ। तो हमने कहा भाई अब क्यों ना पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात की जाए। जिसके मसाइल भी बहुत हैं। इसके बहुत ज्यादा मसाइल हैं। वैसे तो फोकस किया है कराची के ऊपर, जो है कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। अभी सेंसस हो जाते हैं तो ये दुनिया का दूसरा बड़ा शहर जो है बनने जा रहा है। और मसाइल जो है बहुत ज्यादा है, यानी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हम 10 बदतरीन शहरों में भी शामिल हो गए हैं। ये आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा बड़े शहर हैं। बड़ा बुरा लग रहा है ऐसा सुनना। और उसके अलावा सबसे बड़ा इशू अमन का भी है कि क्योंकि अब जो है कराची ऑपरेशन के बाद पीस है, लेकिन कभी भी जो है कराची का अमन डिस्टर्ब हो जाता है। तो कराची के लोग जो हैं वो पिछले 20-30 साल बड़े खौफ के साथ उन्होंने गुजारे हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो स्ट्रीट क्राइम का शिकार ना हुआ हो, जिसने फायरिंग की आवाज़ ना सुनी हो। एक पूरी 2 नस्लें जो है इस तरह आगे जो है वो बड़ी हुई हैं। ख़ास तौर पे जो ऐसे एरियाज़ हैं जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप लियारी का एक इलाका कह सकते हैं। हमने इस शो का आगाज़ किया तो हमने लियारी से किया। फर्स्ट एपिसोड जो कल व्यूवर्स देख सकेंगे वो लियारी से हमने शुरू किया। तो वो लियारी बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में हमने जो है वो लियारी में हमने ये एपिसोड की। तो इस तरह से जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं जिस पे बात करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, गेस्ट को लेके जाएंगे, वहाँ पे मुख्तलिफ टॉक्स होंगी। और इसके अलावा मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के अंदर। तो ये ग्रैंड शो है, मतलब इसमें डिबेट्स भी होंगी। तो इस तरह की चीजें लग तो रहा है कि बहुत जबरदस्त शो होने जा रहा है, क्योंकि कराची में मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं। और आपसे जरूर हम जानना भी चाहेंगे कि एज बीइंग अ होस्ट आप क्या समझते हैं कि कराची में इस वक्त सबसे बड़ा मसला कौन सा है? कराची में बेनतहा मसले हैं जी। और कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची के मुस्तकबिल को महफूज किया जाए। यानी हमने तो जैसे भी अब टाइम गुजार दिया है सो गुजर गया, लेकिन क्या नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कराची में जिंदा रह सकेगी? अगर एक प्लॉट के ऊपर पहले जो है वो 10 लोग रहते थे, अब वहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं और वहाँ पे 1000 लोग रह रहे हैं, और वही सड़कें हैं, उसी तरह से पानी है, उसी तरह से सेवरेज की लाइनें हैं। तो कैसे रह सकेंगे आगे जो है? तो ये सर्वाइवल का मसला है सबसे बड़ा, कि कैसे आगे जो है वो लोगों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। तो कराची को जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था, जो प्लानिंग करनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। तो बल्दियात एक बहुत बड़ा मसला है। और लेकिन बल्दियात से पहले भी जो चीज आ जाती है ना, जो कि वो है अमन एक बड़ा इशू है। क्योंकि अगर कोई शख्स लुट रहा हो और वो घर से निकल ही ना पा रहा हो, तो फिर वो इतना मजबूर हो जाता है, वो कहता है यार सड़क भी ना बनाओ, पानी भी ना दो मुझे, चलो पीने का सेवरेज लाइन भी ना डालो, मुझे कम से कम अमनी दे दो कि मेरी जान तो महफूज रहे, जानो माल तो महफूज रहे। तो सबसे बड़ा मसला तो बुनियादी तौर पे बल्दियात का है, लेकिन उससे पहले अमन आ जाता है। अच्छा रिजवान, आपने पहला जो एपिसोड किया है वो आपने लियारी के ऊपर किया। अच्छा, तो पहले उसका प्रोमो देखे फिर हम मजीद बात करते हैं। चलिए जी देखते हैं, रिजवान जाफर ने शो किया है, उसका प्रोमो दिखाते हैं आपको। लियारी के लोग जो हैं वो सियासी तौर पे बटे हुए हैं। एक एजेंडा था पॉलिटिकल, उस एजेंडे के तहत
पूरे कराची को क्रिमिनलाइज किया गया। क्या हम इस अमन को फॉरएवर समझे? दुनिया भर की जो पुलिस जो कामयाब होती है उसमें अवाम का राब्ता जो है वो पुलिस के साथ बड़ा स्ट्रांग होता है। जब तक लोग अपनी किस्मतें, अपनी तकदीर खुद बदलना नहीं चाहते, अल्लाह उनका साथ नहीं देता। कराची इज टू इम्पोर्टेंट टू बी इग्नोर्ड और निग्लेक्टेड। बड़ा ही जबरदस्त था जनाब, ये प्रोमो भी था और अभी हम देख रहे थे कि ये सबसे पहले लियारी से शुरू कर रहे हैं, तो इन्हीं से जान लेते हैं। रिजवान, ये बताइएगा कि आपका ये जो शो है कराची की बात, ये विद इन स्टूडियोज है या आउटडोर? आप इसमें हम इन फ्यूचर में भी स्टूडियो में भी कोई प्रोग्राम, ये डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर, स्टूडियो में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारी प्लानिंग है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में और कम्युनिटीज में जाने का है, फील्ड में जाके। बिल्कुल फील्ड में जाके। और मैं वैसे भी इसी तरह के शोज करता रहा हूँ और करता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट 2 एपिसोड्स जो किए हैं, जो सैटरडे संडे आप देख सकेंगे। फर्स्ट शो हमने लियारी में किया है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में, और वहाँ हमने बात की है कि हम सियासी तौर पे जो बटे हुए हैं, एथनिक तौर पे जो बटे हुए हैं, मजहबी तौर पे जो बटे हुए हैं, इस बुनियाद पे जो वायलेंस क्रिएट होता है, और हमने ये माजी में बहुत ज्यादा देखा है। तो और सेकंड शो हमने इंडस यूनिवर्सिटी में किया है, वहाँ हमने सोशल मीडिया की बात की है कि सोशल मीडिया पे हर एक को आजादी है, जो दिल चाहे कोई कुछ भी लिख दे। तो उसकी वजह से जो है वो कभी कभी वो वायलेंस की तरफ भी ले जाता है और नफरतें बढ़ती हैं मोहब्बतों के बजाय जो है। तो इस तरह बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी नेक्स्ट वीक हम कराची यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, बिस्टेक यूनिवर्सिटी में हम लोग मौजूद होंगे। तो इस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं कराची की, वहाँ हम पहुंचेंगे। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ कम्युनिटीज में जाएंगे। नेक्स्ट मंथ हम एक, आपको मालूम है कि मेरा ताल्लुक यूथ पार्लियामेंट से है और हमारे पास 100 से ज्यादा डिबेटर्स हैं जो बड़े जबरदस्त डिबेटर्स हैं। तो हमने एक प्लान किया है कि हम इस मौजू पर, कराची की बात पर, मुख्तलिफ मौजूआत पर एक डिबेट शो भी लॉन्च करेंगे। अरे दैट्स रियली ग्रेट। हाँ, अच्छा रिजवान, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। रिजवान के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि इस तरह के सोशल जब शोज करते हैं तो ये वाहिद एंकर पर्सन है जो कि लोगों की पूरी बात सुनते हैं और बड़ा कूल एंड काम रहते हैं। कैसे कर लेते हैं आप? ये इतना क्राउड होता है, सब बोल रहे होते हैं, बड़ा सेटल आप शो कर लेते हैं और सबकी बात पहुंच भी जाती है। वैसे तो ड्यूरेशन एक तो बहुत कम होता है। अगर एक शो मैं कर रहा हूँ और ऑन एयर उसका यानी 33-34 मिनट्स हम लोग अगर ऑन एयर जा रहे हैं और उसमें मेरे पास अगर 400-500 लोग हैं और 4 गेस्ट भी हैं, मुझे खुद भी बोलना है, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको एक पैकेज में लेकर आना। और कभी कभी मुश्किल हालात भी होते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमने ऐसे हालात में शो किए हैं कि पूरा शहर बंद है और हम शो कर रहे हैं, फायरिंग हो रही है, लोग जो है वो यानी आग लग रही है मुख्तलिफ जगहों पे, लोग हमारे सामने फायरिंग हो रही है लोगों के ऊपर, लोग जख्मी हो रहे हैं। बहुत बड़ा काम तो उन हालात में भी जो है वो लोगों के व्यूज जा रहे हैं, लाइव भी जा रहे हैं। तो बस कोशिश होती है कि मीडिया जो है ये लोगों की आवाज बन सके हमारे शो के जरिए। हम भी उम्मीद करते हैं एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट आपके प्रोग्राम के लिए भी, और सब लोगों से कहेंगे कि जरूर आप ये प्रोग्राम देखें। कराची के मसाइल का हल भी आपको यहीं से मिलेगा। सवाल है पाकिस्तान के बाद अब कराची की बात होगी। चलें जी, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे मारूफ स्टेज आर्टिस्ट सलीम आफरीदी से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग आज हम बात कर रहे हैं थिएटर की, जो कहीं खो गया है पाकिस्तान में। पहले थिएटर इतना मकबूल होता था, स्टेज इतना मकबूल होता था, लेकिन अब भी कुछ ना कुछ करके हमारे चंद आर्टिस्ट इसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं यार। बिल्कुल ऐसे सब और ऐसी सूरत हाल में स्टेज ड्रामों ने किसी न किसी तरह अपना वजूद जो बरकरार रखा हुआ है और यंग टैलेंट भी उसमें आने की कोशिश कर रहा है, इस प्रोफेशन को अपनाने की कोशिश कर रहा है। उनमें सीनियर स्टेज आर्टिस्ट के बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें सीनियर स्टेज आर्टिस्ट सिकंदर सनम के बेटे शहबाज सनम ने भी इस प्रोफेशन को इख्तियार किया है, और उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। 2015 में फर्स्ट टाइम जब मैंने थिएटर के लिए यहाँ पे मैं आया तो मुझे शबीर भट्टी साहब हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और एक जावेद मेमन जावला ऑर्गेनाइजर है, तो उन दोनों की काबिश थी कि मुझे उस प्ले के अंदर इन करना था उन्हें, और फुरकान हैदर साहब जाहिर बात है उन्होंने बिला झिझक यस किया और मुझे उसमें एंट्री करने का एक मौका दिया। ज़्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत थी मुझसे और छोटे वाले भाई से भी, दोनों हम लोगों ने मिल के काम किया था। मैं बाप बना था, वो मेरा छोटा वाला भाई मेरा बेटा बना था, मैं ब्लाइंड बना था, अंधा बना था, और वो एक हाथ नहीं था उसका, वो टुंडे टाइप का कैरेक्टर किया था और बहुत आउटस्टैंडिंग रहा था वो। स्टेज प्ले कम होना है, सबसे पहली वजह तो ये है कि वल्गैरिटी को खत्म होना चाहिए, ठीक है। वल्गैरिटी की वजह से फैमिलीज दूर हो गई हैं,
अभी 1-1.5 साल से मैं इन हुआ हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि स्टेज थोड़ा बहुत रिवाइवल हुआ है, इतना नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत रिवाइवल हुआ है और ऑडियंस आना चालू हुई है। अभी जैसे मैं 2016 के अंदर माशाल्लाह बेताशा खुले हुए हैं तो ऑडियंस का रुझान थोड़ा आया है इधर। तो मेरे सीनियर आर्टिस्टों से खास ये रिक्वेस्ट है कि वल्गैरिटी को थोड़ा दूर करें ताकि फैमिलीज आएँ। तो आपके नाम पे पब्लिक आ रही है, हमारे नाम पे तो अभी आ नहीं रही। ज़रा तो बड़े आर्टिस्ट जब इन्वॉल्व होंगे शो के अंदर वल्गैरिटी से दूर करेंगे, अच्छा काम करके तो ऑडियंस आएगी। और मेरे बड़े आर्टिस्टों से कुछ रिक्वेस्ट है कि आप साल में 1 प्ले वो लोग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्ले पूरे साल में कम से कम 2 से 3 प्ले करें तो पब्लिक को लगे भाई आर्टिस्ट इन्वॉल्व है इस फील्ड के अंदर। क्योंकि यहाँ तो ये होता है कि 2 एंट्रियों में एक लड़की का डांस हो जाता है, 2 एंट्रियों में एक लड़की का डांस कम से कम करें। सिचुएशन के गाने रखें, ये नहीं कहते हम गाने ना रखें, गाने रखें, हम सिचुएशन के हिसाब से रखें। या सिचुएशन क्या चल रही होती है ये लड़की का डांस आया था, इस वजह से फैमिली का रुझान थोड़ा दूर हुआ है। थिएटर को हमें बचपन से शौक है, यार हमारे अब्बू हमारे आइडियल रहे हैं और मैं भी इस फील्ड में हूँ, मेरा छोटा वाला भाई भी इस फील्ड के अंदर है, समीर सनम। तो मैं बहुत शौक है और हम लोग काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। और जब मैंने अपने आगाज़ किया है काम का, मैंने वैरायटी शोज़ वगैरह से किया, शादी ब्याह के इवेंट्स हो गए, इसी कंपनी के इवेंट्स वगैरह हो गए। 2014 में मैंने एज एंटरटेनमेंट फील्ड के अंदर इन हुआ था। उसके बाद 2015 के अंदर मैंने सबसे पहले स्टेज प्ले किया है। मैं कोशिश तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है कि नई बातें करने की कोशिश करें। और हमारे ज़्यादा मेरा तो ये रहता है कि मैं करंट इशू पे बातें करूं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, हमारे पॉलिटिक्स हो गए, इस पे बहुत कम आर्टिस्ट बातें करते हैं। मतलब इस तरीके के माहौल को कॉमेडी के अंदर लेकर आए, इस तरीके से बातें करें। चलते फिरते लोगों को मैं नोट करता रहता हूँ क्या कैरेक्टर रोड पे जा रहा है, क्या कैरेक्टर जा रहा है, उसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ मैं कि यार ये करके मैं चले जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा। अभी मैंने 2-3 चीज़ें करी थी इस टाइप की, इस तरीके की बातों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। अच्छी से अच्छी करंट बात हम जितनी ज़्यादा करेंगे पब्लिक बोलेगी यार राइट कर रहा है यार, ये तो बात सही बोल रहा है यार। ये तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि मेरे वालिद साहब का इतना नाम था तो उस वजह से मुझे काम मिल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा बंदे के अंदर भी कुछ टैलेंट होता है तो उस वजह से उसे काम मिल रहा है। और मुझे बहुत जिन्होंने देखा होगा और जो मुझे देख चुके हैं उन्हें पता है कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मैंने कितना काम किया है और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। और कोशिश ये है कि हम अपने अब्बू का और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में जाके रोशन करें, ताकि हमें कोई 2-4 बंदे देखें तो वो प्राउडली बोल सकें वाकई सिकंदर सनम का ही बेटा है और उसमें भी वो गुण है जो उसके अब्बू में थे। और जो इनके व्यूज हैं, मेरा ख्याल है यही व्यूज जो है तमाम लोगों के भी हैं। पब्लिक भी इसीलिए जाना छोड़ चुकी है क्योंकि थोड़ी सी वल्गैरिटी बढ़ चुकी है और सिर्फ कॉमिक को इसी के साथ जोड़ा जाता है। हाँ, और शहबाज सनम जो है इनको हम बेस्ट विशेस देंगे क्योंकि सिकंदर सनम के ये बेटे हैं और सिकंदर सनम को कौन नहीं जानता। लाखों दिल रोए थे जब सिकंदर सनम की डेथ हुई थी, इतनी मुस्कुराहटें बिखेरते थे वो, चाहे स्टेज पे हो या किसी शो में हो। तो शहबाज सनम, विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह करे जो आप चाहते हैं वो सारी चीजें आप अचीव कर लें। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में लाहौर से वीडियो लिंक पे मौजूद है स्टेज की सीनियर आर्टिस्ट और एक्टर इरम ताहिर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। सबसे पहले तो हम आपकी तारीफ करना चाहेंगे, अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा इरम, ये बताइएगा कि आप दोनों खुद बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। प्यारे लोगों को हर कोई प्यारा लगता है ना। अच्छा इरम, ये तो है। जी जी इरम, हम बात कर रहे हैं स्टेज के मुतालिक कि हमारा स्टेज जो है वो क्यों कहीं इतना पीछे चला गया है, लोगों ने इसको देखना क्यों बंद कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों ने देखना बंद कर दिया है। बस ये है कि जब हम लोग थिएटर करते थे तो फैमिली ड्रामा होता था। अच्छा। फैमिली होती थी, सिचुएशंस होती थी और फैमिलीज देखने आती थी। ठीक। और जब हम काम करते थे ना तो हमारा मतलब ध्यान जो ना पब्लिक की तरफ नहीं होता था। हम लोग नहीं देखते थे कि पब्लिक हमें देख रही है या नहीं देख रही, हम जस्ट परफॉर्म कर रहे होते थे। लेकिन अब जो माहौल है मैं देखती हूँ तो मैं खुद घबरा जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है। फीमेल्स जो होती है वो खुद डायरेक्ट पब्लिक से बात कर रही होती है, उनको खुद करो। मैं कहती हूँ जो काम करने वाला आर्टिस्ट होगा ना उसको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे लिए क्लैप करो। अगर आप में फन है, आर्ट है तो आप खुद क्लैप लोगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। बस इतना हो गया है डिफरेंट के पहले अच्छा काम होता था, अब काम ही नहीं है। इरम, बिल्कुल ऐसा ही है और शायद यही वजह है कि लोगों ने स्टेज को देखना ही छोड़ दिया। ये बताइएगा कि आपकी क्या वजह बनी, आपने स्टेज क्यों छोड़ दिया? अच्छा, मैंने क्यों छोड़ दिया? मैंने शादी कर ली। तो अभी कुछ मैंने थिएटर को खुदाफिज कह दिया और अब थिएटर जिस तरफ चल पड़ा था
हम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया ना, हमारा ये मेयार है, इसलिए मैंने साइड कर ली, शादी कर ली। अच्छा। ये ज्यादा बेस्ट काम है। अच्छा इरम, आपने खुद इतना काम किया हुआ है, आप कह रही हैं कि अब आपको खुद अजीब सा लगता है, अब आप नहीं काम करती हैं, फिर आपने शादी भी कर ली है। ये बताइएगा कि इसको बेहतर करने के लिए, लोगों को दोबारा से मूव ऑन करने के लिए स्टेज की तरफ, एक अच्छे मयारी स्टेज की तरफ कैसे लाया जाए? हाँ, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब आप अच्छा काम करेंगे, देखिए जब हम लोग काम करते थे फैमिलीज आती थी, और अब जो लोग काम कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ये डांस ना करें। करें अगर सिचुएशन हो तो, नहीं है तो आप ना करें। आप एक अच्छा ड्रामा, एक अच्छा एंटरटेनमेंट दें, फैमिलीज आए, लोग देखें, पसंद करें और जाए तारीफ करें। कोई ये ना कहे कि यार ये बहुत अच्छा डांस किया उस लड़की ने, ये ना हो, ये कहें कि यार सब आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ड्रामा बहुत अच्छा था। अच्छा इरम, ये बताइएगा कि जिस टाइम पर आप करती थी उस टाइम पर बड़े अच्छे स्क्रिप्ट्स बनते थे, प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती थी, और अब हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट में इस हद तक बेहयाई होती है, इतने जैसे कि अभी वो भी बोल रहे थे साथ साथ, तो लोगों का भी यही ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा वल्गैरिटी बढ़ती जा रही है। तो इस सब को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? वापस से वही एक खूबसूरत सा कल्चर स्टेज प्लेस का कैसे लाया जा सकता है? वो इसी तरह लाया जा सकता है ना कि जब मैंने कराची से शुरू किया, मेरे उस्ताद हैं खुर्शीद भाई, वो एक्टर थे, मेरे उस्ताद हैं मुशीफ साहब, मेरे उस्ताद हैं अल्लाह जन्नत नसीब करे मोइन अख्तर साहब, जिनके साथ काम किया, सीखा है। अब मैं लाहौर में काम कर रही हूँ, और लाहौर में भी जितने भी मेरे कलीग्स हैं, सुहेल अहमद साहब हो गए, मस्ताना साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, बब्बू बराल साहब, हम सब ने अच्छा काम किया। मेरी सबसे सिर्फ यही गुजारिश है कि प्लीज आप वल्गैरिटी कम करें। पहले भी काम होता था, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता था, लेकिन वल्गैरिटी नहीं होती थी, लेकिन अब टू मच होती है। आप ये सब बंद करें और प्रॉपर अच्छा काम दिखाएं पब्लिक को, और फैमिलीज वाला काम दिखाएं। अपने मुआशरे को ज़हन में रखें कि हम लोग मुस्लिम कंट्री से हैं, थोड़ा सा उसको मद्देनजर रखेंगे आप तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो दिन ब दिन खत्म ही हो जाएगा। अच्छा इरम, अब आप हैं, आपने इतना काम किया हुआ है, आप खुद कह रही हैं कि वल्गैरिटी को साइड पर रखना चाहिए, मयारी चीजें करनी चाहिए। आप सारे जो सीनियर अब आर्टिस्ट हैं, जो पहले काम कर रहे थे अब नहीं कर रहे, आप लोग मिलकर इसके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसी अवेयरनेस दे रहे हैं, आने वाले लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं कि हमारा स्टेज का मयार जो है वो बेहतर हो जाए? अभी तक किसी ने कोई लाहौर में ही, क्योंकि एक बड़ा वहाँ पे एक ह्यूज रहा है स्टेज का सिलसिला, तो कोई अवेयरनेस के लिए सबने मिलकर कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया है इसको बेहतर बनाने के लिए? प्लेटफॉर्म कैसे तैयार करें? वो तो इसी तरह हो सकता है कि सब मिलके, अब सब चूंकि थिएटर से डर के भाग गए। अच्छा, कोई टीवी पर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्रीज चले गए, कुछ लोग यहीं काम कर रहे हैं, लेकिन अब मिल नहीं रहे ना। जब मिलेंगे तो सही होगा, लेकिन अब जो चाहते हैं कि सही हो वो तो कोशिश करें कि सही हो। ठीक। अच्छा इरम, ये बताइएगा कि स्टेज तो आपने छोड़ दिया, शादी हो गई, और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काम छोड़ दिया, और वैसे भी जो ज़बू हाली हम देख रहे हैं स्टेज की, उसके बाद वहाँ पर काम शायद करना बनता भी नहीं है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका स्टेज का, और उसके बाद आपने जंप किया टेलीविजन में, टेलीविजन में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्चुअली ये है कि मैं जब थिएटर करती थी मैंने तब भी टीवी किया है। अच्छा। मैंने लाहौर टीवी से काम किया है, रंजीत सीरियल चला था मेरा, फिर पंजाबी चला था आलना, काफी किए शुरू से, लेकिन ये है कि जब से थिएटर छोड़ा तब से मैं ज्यादा टीवी की तरफ हो गई, ये आप कह सकते हैं। लेकिन स्टेज को तो आपने प्रॉपरली खैर बात कह दिया है ना, तो स्टेज को कितना मिस करती हैं? मैं स्टेज के अच्छे अच्छे जो अपने ड्रामे ना उनको मिस करती हूँ। अच्छा, कि कभी हम इस तरह आज, हाँ कल एक जगह बात हो रही थी तो मुझे कहते कि इरम आप कैसे काम करते थे थिएटर पे? मैंने कहा देखो हम लोग जो काम करते थे तो बैक स्टेज पे कोई और नहीं होता था सिवाय आर्टिस्टों के। हम लोगों ने 12-12 घंटे ड्रामे की रिहर्सल की, फिर ड्रामा प्ले किया, और हमारे जो ड्रामे चलते थे वो महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीने चलते थे। सही। अब तो समझ ही नहीं आती कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। अच्छा इरम, आपकी इतनी मेमोरीज हैं स्टेज ड्रामा से, कोई ऐसा वाकया जो आपको आज तक याद रह गया हो, बड़ा मजे का वाकया हो, एक्ट्रेस के साथ आपके बैक स्टेज पे हुआ हो, कभी किसी से कोई लड़ाई हुई हो मजे की, कुछ है तो ऐसा शेयर कीजिए प्लीज। नहीं, मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ किसी से, क्योंकि मैं
बस अपने काम से काम रखती थी। स्टेज पे कभी कोई लाइंस भूल गए हो तो उसको कैसे कवर किया हो, किस तरीके से किया हो? हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है कि स्टेज पे अगर कभी मैं अपनी लाइन भूल जाती थी। अक्सर होता था मेरा सुहेल अहमद साहब के साथ। अच्छा। कि मैं लाइन बोल रही हूँ तो अचानक भूल गई, तो मेरी लाइन जो है ना वो कह देते थे सुहेल अहमद साहब। अच्छा। तो मैं हंस पड़ती थी, कहते तुम भूल गई हो, लेकिन वो इस तरह से कहते थे कि पब्लिक को फील नहीं होता था। पब्लिक को फील नहीं। अच्छा, तो वो आंखों से मुझे डांट रहे होते थे। जब आप स्टेज कर रहे होते हैं डेफिनेटली एक ऑडियंस का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, और ऐसे में अपने आप को, अपने इमोशंस को और हर चीज को कंट्रोल में रखकर एक कैरेक्टर में जाना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है। और अब हम देख रहे हैं कि कुछ यंग टैलेंट जो है वो चाहता है कि हम स्टेज जो है उसको थिएटर में बदल के, और थिएटर में लोग बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, और बहुत सी इनोवेशंस हमने देखी है कि लोगों ने की भी है, और बहुत अच्छी स्टोरीज पर भी काम किया जा रहा है। तो जो नया टैलेंट आ रहा है एज बीइंग सीनियर आर्टिस्ट, आप क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूंगी और एडवाइस देना चाहूंगी और गुजारिश करूंगी कि प्लीज आपकी मेहरबानी, आप लोग आए हैं, अच्छा काम करें, साफ सुथरी बात करें, अच्छी परफॉर्मेंस दें। अच्छा, ताकि लोग आपको पसंद करें। अच्छा, और कहें। ठीक है। अभी आपके रीसेंट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? अभी किसी ड्रामे में आप काम कर रही हैं या अभी फिलहाल घर पे हैं? क्या अभी मसरूफियात क्या हैं आपकी? मेरी भी मसरूफियात चल रही है। मैं अभी समा पे कर रही हूँ काम। अच्छा। दर्जा शरारत के नाम से चल रहा है। इब्रारुल हक साहब उसके होस्ट हैं, और मेरे साथी फनकार है उसमें सखावत नाज, जवाद वसीम साहब, अकरम उदास साहब, गोशी टू, ये सब लोग हम लोग वहाँ कर रहे हैं काम अभी। अच्छा। इरम, ये बताइएगा कि कोई आपका फेवरेट प्ले जो आपको अब तक याद हो, और उसकी थीम क्या थी? मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट प्ले जो है लाहौर से वो था सवा शेर। उसमें मैं सुहेल साहब के साथ मतलब लवर थी। मेरी माँ उनके पापा की लवर थी, मेरी दादी उनके दादा की लवर थी। अच्छा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्ले था, बहुत मजेदार था, और तीनों को पता नहीं था कि कौन कौन किसको कैसे पसंद करता है। ओह, अच्छा इरम, अभी अगर मयारी स्टेज ड्रामा शुरू हो जाएं, अच्छा काम शुरू हो जाए और आपको ऑफर आए, तो दोबारा से फिर स्टेज की तरफ आएंगे आप या नहीं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मेरी पहचान ही थिएटर है, तो थिएटर मैं छोड़ नहीं सकती, लेकिन मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है कि हमारा थिएटर किस तरफ जाना है। इस सीधे तरीके पर लाइए, अच्छे तरीके से कीजिए, ताकि हम सब काम कर सकें। अच्छा, हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट स्टेज ड्रामास को फिलहाल तो हासिल नहीं है, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? गुजारिश ही कर सकती हूँ। अच्छा, हुकूमत से कि प्लीज थोड़ा इस तरफ तवज्जो दीजिए, इस काम को बेहतर बनाइए और बेहतर से बेहतर तर बनाइए। अच्छा, आपको नहीं लगता इरम की हुकूमत ने वाकई तवज्जो नहीं दी हमारे कल्चर पे, इस विरसे पे, स्टेज ड्रामास पे, तभी ये ज़बूहाली का शिकार हो गए, क्योंकि अपनी मदद आपके तहत लोग इसको निजी तौर पर चलाते रहे? हाँ जी, ऐसा ही है। अगर हुकूमत ने साथ दिया होता तो आज हमारा थिएटर कहाँ से कहाँ होता, लेकिन चूंकि हुकूमत ही साथ नहीं है तो हम न गिला न शिकवा, बस अपनी मदद के आप तहत चल रहे हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया इरम, वक्त दिया और बड़ा कुछ आपसे हमने स्टेज ड्रामास के हवाले से और आपकी मेमोरीज भी शेयर की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। और इसी तरह के बड़े बड़े आर्टिस्ट हमने देखे, जिनमें उमर शरीफ है, रऊफ लाला है, शकील सिद्दीकी है, ये लोग ऐसे आर्टिस्ट हैं जो स्टेज पर काम करते रहे, लेकिन उसके बाद एकदम से हमने देखा कि स्टेज से तो ये लोग गायब हो गए, लेकिन निजी टीवी चैनल्स में जाकर उन्होंने वहां पर अदाकारी करना शुरू कर दी थी। बिल्कुल, और इन सबका यही कहना है कि भाई अगर मयारी काम हो तो हम क्यों नहीं वापस आएंगे, हम आएंगे और सर्व करेंगे थिएटर को। अच्छा, स्टेज की दुनिया का एक और बड़ा नाम है सलीम आफरीदी, जो स्टेज के मुतालिक उन्होंने हमसे बात की और कुछ कहा है। आइए आपको सुनवाते हैं और उनसे मिलवाते हैं कि उन्होंने आज के दौर में स्टेज की सूरत हाल पर क्या बातचीत की है। डबल एम ए किया, ऐसे कर लिया? डबल एम ए? चलो अच्छा, ये खुसरे की अंग्रेजी बताओ। है? खुसरे की इंग्लिश है ना, इन बिटवीन। मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता था जिससे मैं एक ख़ानदान में भी नुमाया हो जाऊं, शहर में भी और वतन में भी। तो मैंने मुख्तलिफ शोबों में तबाज़माई की, लेकिन फिर मैं कोई इंटर में था तो एक किसी शो में मैंने, वो ख़ानदान की कोई तकरीब थी, वो लतीफ़े सुनाया और वो इतने सुपर हिट हुए
कि जनाब किसी ने मुझे मोइन अख्तर का खिताब दे दिया, किसी ने सलीम छबीले का, लेकिन उसके बाद में पक्का हो गया कि मैं एज ए कॉमेडियन इस्टेब्लिश हो सकता हूँ। तो मैंने फिर प्रॉपर अपने आइटम बनाया और मुख्तलिफ शोज़ में परफॉर्मेंस की। बैठा था कि अंधे चचा ने आके बताया कि ओ माजूर तेरी बहरी बेटी गूंगे से। मैंने बेपनाह 100 से ज्यादा वनडे प्लेस किए, थिएटर किए। फिर उमर शरीफ साहब के ड्रामा था बकरा किस्तों पे, उसमें मैंने वीडियो शो था, तो उसमें अचानक एक कैरेक्टर गायब हो गया। फिर वो सीन मुझे मिला और फिर मैं इसी तरह कमर्शियल आर्टिस्ट भी हो गया। और फिर मेरी ऑडियो एल्बम आई FM11 अस्सलाम वालेकुम लालू खेत, वो इतनी इस्टेब्लिश हुई और अल्लाह के करम से फिर पूरे पाकिस्तान में, और क्योंकि मैं शक्लन कॉमेडियन नहीं लगता, फिर वो कैसेट इतनी हिट हुई कि फिर स्टेज ड्रामों में भी मुझे लोग चाहने लगे, पसंद करने लगे। तो इस तरह मैं मकबूलियत हासिल करता गया। नहीं बेगम, ये राधे के दोस्त है, उसकी मोहब्बत में ऐसा स्टेज हर दौर हर जमाना एक चेंज मांगता है। और आज जब मीडिया आ गया है, केबल आ गया है, मोबाइल आ गया है, नेट आ गया है, हमारी आवाम बड़ी बाशऊर हो गई है। अब थिएटर को वो उमर शरीफ वाले ही अंदाज में मुस्तकिल ले जाना, ये सारे नक्काल आ गए। कोई उमर शरीफ का नक्काल है, कोई मोइन अख्तर का नक्काल है, कोई इस्माइल तारा का नक्काल है, कोई लियाकत सोल्जर का नक्काल है। तो एक वो जो 20, 25, 30 साल पहले चीजें होती थी, जो स्टाइल होता था, उसी स्टाइल में लोग काम कर रहे हैं, जूनियर जितने भी हैं। तो वो हमारे पास वो आर्टिस्ट ऐसे नहीं है जो जेन्युइन हो और जो कुदरती अपना कोई अजूबा फन, क्योंकि उमर शरीफ को अजूबा कहा जा सकता है। उमर भाई पाकिस्तान के वो लीजेंड आर्टिस्ट है, लेकिन लोगों ने इतना उन्हें देखा है कि उमर भाई याद हो गए। यही एक जहाज हो जो कभी नहीं मिलती वो परवाज हो, जो हमेशा शॉर्ट रहती है वो प्याज हो। ऐसे ही कई ड्रामों में मोइन भाई दाद देने में बखील नहीं थे, वो खुल के दाद देते थे, और अगर कोई गलती भी हो जाए तो सॉरी करने में पहल कर लेते थे कि अगर उनकी किसी बात से मैं हर्ट हुआ या कोई भी आर्टिस्ट हर्ट हुआ है तो उसको सॉरी करने में कोई यार महसूस नहीं कर सकते। तो मोइन भाई की ये बात मुझे हमेशा अच्छी लगी। उमर शरीफ साहब ने भी मुझे सरपरस्ती फरमाई और बेशुमार ड्रामे उनके साथ किए। फिर कुछ ऐसे स्पेशल आइटम थे जैसे मुख्तलिफ शायरी थी, क्या और या और कोई मैंने स्पेशल कोई आइटम किया और बेपनाह लोगों ने दाद दी। उमर शरीफ साहब ने भी मुझे गले लगा के मुबारकबाद दी, शाबाश दी हमेशा। तो ये सरपरस्ती हासिल रही है। जब स्टेज ड्रामा पहली दफा करने गया तो कपा रहा था, अंदर से एक डर खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन वैसे भी मैंने शोज वोज किए तो स्टेज पे जाने से पहले जो डर था उतना ही कॉन्फिडेंस स्टेज पे आने के बाद हुआ। तो मैं ड्रामा जब पहला कर रहा था, बहाना फर्स्ट एंट्री कर रहा था, जाने से पहले डर रहा था, एंटर हुआ हूँ और फिर मैंने जो डायलॉग्स बोलने शुरू किए, दरमियान में मैं भूल भी गया, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए कि मैंने उसको रिलेट करते हुए कुछ अपनी तरफ से डायलॉग बोलते हुए उस सीन को मैनेज किया। और जब मैं स्टेज से वापस गया तो बड़ी क्लैपिंग हुई। तो वो डर सिर्फ स्टेज पे जाने से पहले रहा है हमेशा, और स्टेज पे आने के बाद परफॉर्मेंस के दौरान वो जो कॉन्फिडेंस था उसी ने मुझे कामयाबी दिलवाई। तो जनाब आपने सुना कि सलीम आफरीदी किस तरीके से बात कर रहे थे, और सारे के सारे एक्टर्स ही जो हैं वो विलिंग है कि किसी तरीके से स्टेज बेहतर हो जाए। उनकी इतनी अच्छी मेमोरीज है, इतने म्यारी काम के साथ, तो वो इसलिए इतनी बातें करते हैं। और हमने सोचा कि गुड मॉर्निंग आज में सुनवा दें कि सलीम आफरीदी क्या कह रहे हैं, तो वो हमने व्यूअर्स को सुनवा दिया। और सबा मुझे तो एक बात बड़ी अफसोसनाक लगती है, वो ये कि इस तरह के आर्टिस्ट को बाहर के मुल्कों में बड़ी मकबूलियत हासिल होती है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से वो मुकाम नहीं मिल पाता जो वो डिजर्व करते हैं। खैर जनाब, इस सब पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे इस स्टेज शो में परफॉर्म करने वाली जूनियर आर्टिस्ट से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और जरा बात हो रही है स्टेज की, तो मुल्क में स्टेज ड्रामों की ज़बूहाली की बड़ी वजह उनका कंटेंट है, तो दूसरी जानिब स्टेज आर्टिस्ट के मौशी हालात भी बेहतरीन प्रोडक्शन और आउटपुट के आड़े आते हैं। इस फील्ड में आने वाले जो टैलेंटेड लोग हैं जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि इसका कंटेंट बेहतर हो जाए। और इसी मुतालिक एक जूनियर आर्टिस्ट हैं इरमा, वो क्या कह रही हैं आपको सुनवाते हैं। मेरा दिल नहीं लगता राउंड कॉल के बगैर, तो और क्या, कोई होता ही नहीं मेरी तारीफ करने वाला। किस किस्म की बच्ची लिया है तुमने? स्टेज जो है बहुत अच्छा आपके लिए एक इंस्टीट्यूट है जो आपको
आपको बहुत कुछ सिखाता है। और बस मुश्किलात थोड़ी बहुत ये होती है कि हम लोग आगे नहीं आ पाते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम अच्छे आर्टिस्ट हैं तो हमारे पास इतनी लोगों की सिफारिशें आ जाती हैं कि हमारे जो टैलेंट है वो दब जाता है और जो सिफारिश वाले टैलेंट है वो ऊपर आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है। और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि कोई हमें चांस दे दे या कोई हमें एक एंट्री बना दे, या हम ये भी चाहते हैं कि हमारा टैलेंट निखर के सामने आए, लोगों को पता चले। आदमी जो इतनी बड़ी शादी करता है बच्चों की, उनकी पसंद का अगर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब हम अपने से दूसरे आर्टिस्ट को देखते हैं कि यार ये काम तो मैं भी कर सकती थी, वो कैसे इतना अच्छा कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे अंदर कोई टैलेंट है और कोई दूसरी लड़की है वो ये सोच रही है कि उसका टैलेंट कुछ नहीं, उसको खूबसूरती के बिहाफ पे आगे किया जा रहा है, तो वो लड़की कहाँ गई जो नॉर्मल शक्ल सूरत की और अच्छे से अच्छा टैलेंट आपको अच्छी से अच्छी एक्टिंग करके दिखा रही है। चाहे वो रोने वाली एक्टिंग हो, चाहे वो हंसाने वाली एक्टिंग हो, चाहे वो जिस तरह की भी एक्टिंग हो। भाई कौन है ये, क्या साहब है, फर्नीचर ले रहा है, मनुष्य मेरा ब्लड प्रेशर आई। मैंने जब यहाँ पे कदम रखा और मैंने एक ड्रामा किया था, मुझे सिर्फ एक रोल मिला था, बमुश्किल 5 मिनट का भी वो रोल नहीं था। एक एंट्री थी, 5 मिनट की भी वो एंट्री नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी एंट्री हो गई। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र, ईद पे मुझे शकील और लाला का ड्रामा मिला, उसमें तो मेरा बहुत अच्छा काम हुआ, सबने बहुत पसंद किया। और बस सब ऐसे ऐसे ड्रामे हो रहे हैं और मुझे सबकी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो स्टेज है, स्टेज पे वाकई ऑडियंस बिल्कुल नहीं आती है, और स्पेशली जो फैमिली है उनको तो लेके कोई भी नहीं आता, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि यहाँ पे सिर्फ डांस होता है, ये चीज़ लेके वो चलते हैं। अगर वो आएंगे यहाँ पे और उनको ये पता चलेगा नहीं, डांस के साथ साथ पूरा एक ड्रामा होता है, पूरी एक स्टोरी होती है। सिर्फ जेंट्स आ जाते हैं, बच्चों को लेके नहीं आते, बड़ों को लेके नहीं आते कि भाई यार यहाँ पे तो बहुत गंदे वर्ड्स बोले जाते हैं तो हमारे बच्चे खराब होंगे, ये चीज़ बहुत होती है। लेकिन अब मेरे जहाँ तक ख्याल है ऐसी चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कोशिश करते हैं, हम आर्टिस्ट को भी बोलते हैं कि कोई वल्गर वर्ड नहीं बोलेगा। ज़्यादातर आर्टिस्ट जो है ना सीनियर को ले लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर सीनियर होंगे तो हमारा ड्रामा बहुत हिट जाएगा, और जूनियर को रखेंगे तो वो ड्रामा हमारा शायद हिट ना जाए। लेकिन अगर आप जूनियर को मौका देंगे तो हो सकता है वो जूनियर का एक ही काम इतना क्लिक कर जाए कि उसको आगे से आगे चांस मिल जाए बढ़ने का, चाहे वो टीवी के हवाले से हो, चाहे वो स्टेज के हवाले से हो। थिएटर जो है वैसे भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि लोगों का रुझान बहुत कम है थिएटर की तरफ, तो आने से बहुत घबराते भी हैं। लेकिन अब अल्लाह करे ऐसे अच्छे से अच्छा थिएटर हो ताकि फैमिली आए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फैमिली आएगी तो थिएटर आपका बहुत कामयाब होगा। इरमा समेत तमाम आर्टिस्ट की पूरी उम्मीद है कि स्टेज बेहतर हो जाए तो कुछ बेहतरी की जानिब जाएं और नए नए टैलेंट आगे इसमें परफॉर्म करें, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी सिनेमा को, उसके रिवाइवल को सपोर्ट कर सकते हैं तो स्टेज को भी बिल्कुल करेंगे। डेफिनेटली करना चाहिए। चले जनाब अब कुछ खाने पीने की बातचीत कर लेते हैं, और आज रैपिड रेसिपी में बन रहा है क्या? ब्रेड पिज्जा। ओह माय गॉड। जनाब देरी नहीं करते, झटपट खाना बनाना है, वो भी मजेदार, और झटपट तरीके से कैसे बनता है ये देख लेते हैं रैपिड रेसिपी में।
तजस्सुस हो रहा है मुझे ये देखने में कि ये पिज़्ज़े की जो नीचे वाली ब्रेड है वो जली तो नहीं। हाँ बिल्कुल, आप बहुत से देखी होंगी क्योंकि खाना जो होगा आपने। हाँ पिज़्ज़ा यू नो मेरे फेवरेट हैं और आई होप कि वो तमाम लोग जो घर में पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं और इजीली, तो मेरे ख्याल है उनके लिए रैपिड रेसिपी बहुत ही फायदेमंद रही है। जब आप खाने की बात करती है ना तो सिर्फ मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, ऊपर पीसीआर में भी मुस्कुराहट आ रही होती है। खैर अभी बढ़ते हैं हमारे जो है सेशन पे, जो है तारे जमीन पर। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के चमकते सितारे मौजूद हैं, शाहरुख मंसूरानी जो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, और इनके साथ मौजूद हैं गिटारिस्ट आसिम मंसूरानी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कब से सिंगिंग कर रहे हैं और कैसा इनको फीडबैक मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप दोनों? आसिम एंड शाहरुख, एक गिटारिस्ट और एक सिंगर। ये सिंगर्स बनने का शौक आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है? सिंगर्स क्योंकि जिस तरह हमारे पाकिस्तान मीडिया जिस तरह इवॉल्व हो रहा है ना, अभी ज़्यादा मीडिया हमारा बढ़ रहा है और इसमें लाइक न्यू सिंगर्स, लाइक प्लेबैक सिंगर्स की बहुत अभी कमी है, लाइक बैंड्स बहुत ज़्यादा हैं ना, तो ऑब्वियसली होता है कि यार एक प्लेबैक सिंगिंग करें और लाइक शोज परफॉर्म करें, तो इस तरह के सिंगिंग का लाइक एक होता है कि। आपको शौक कैसे हुआ? बस मैं तो सुनते सुनते, जैसे कोई भी मेन सिंगर आ जाता है सामने तो उनको सुनते सुनते हो जाता है शौक कि बस गाएं उनके साथ भी परफॉर्म करें, एक बार उनके साथ भी परफॉर्म करें। स्ट्रेंज है, लाइक ये तो बहुत टाइम से, लाइक हम लोग हैदराबाद से बिलोंग करते हैं बेसिकली ना, तो ये काफी टाइम से शोज कर रहे हैं। लाइक मुझे कोई गिटार का बिल्कुल शौक नहीं था, हालांकि हमारी फैमिली है वो एक म्यूजिक से रिलेटेड फैमिली। लाइक मेरे खुद के फादर जो है ना वो ड्रमर है, इनके फादर कीबोर्डिस्ट हैं, लाइक उनकी खुद की बैंड थी, और लाइक कभी उनको शो में देखा तो इतना कोई शौक नहीं हुआ कि यार गिटार पकड़ेंगे एक दिन हम भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन कराची आया, पता नहीं आई डोंट नो पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन गिटार सीखा, फिर इसने बोला चलो लेट्स चले ऐसा करते हैं कि सबसे पहले आपका सॉन्ग सुनते हैं और उसके बाद फिर मजीद डिस्कशन करें, ठीक है? आरो का बड़ा खूबसूरत गाना है ना कहो। ये बारिश पर है, थोड़ा सा बारिश तो नहीं, लेकिन सुकून वाला एक गाना है थोड़ा। चले वैसे मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, सुकून बड़ा जरूरी है, तो सुकून वाला गाना सुन लेते हैं। भीगी सी एक रात ले आए क्या साथ में धड़कने जो हमें कहने लगी है, खामोशी के दरमियां दब जाई थी बात ये धड़कने जो हमें कहने लगी है, ना कहो ना सुनो खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, जिंदगी ख्वाब में खोने लगी है, ताबीर ले आऊं मैं तुम सपने दे दो मुझे, ऐसा क्या है इतने क्यों अच्छे लगते हो मुझे, तुम ही जीवन की आरज़ू, हाँ तुम ही जीवन की आरज़ू, ना कहो ना सुनो खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, जिंदगी ख्वाब में खोने लगी। फील से आपने गाना गाया है, और मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि बारिश के हवाले से सॉन्ग तो भीगी भीगी रात से शुरू हो रहा था वो भी पूरा हो गया है। और बड़े सुकून में आपने कहा था सुकून वाला सॉन्ग सुना, तो आपने गाया भी बड़े सुकून से, और इतने ही सुकून से आपको कामयाबियां भी मिले, अल्लाह करे। और दोनों बहुत अच्छा गाते रहे, ऐसे ही परफॉर्म करते रहे। बहुत शुक्रिया आप गुड मॉर्निंग आज में आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी।
चले जनाब, इसी तरह के मजीद टैलेंट को भी आपके सामने आगे लाते रहेंगे और अगर आप में भी कोई टैलेंट मौजूद है तो अपनी डिटेल्स हमें भेजना मत भूलिएगा। और आप अपनी कहानी बता सकते हैं हमारी सोशल मीडिया साइट पर, कोई स्टोरी हो तो यू कैन शेयर ऑन इट। और देखते रहिए, ऐसे ही पसंद करते रहिए और वीकेंड पे खूब सारा एंजॉय कीजिए और मंडे को फिर से लेकर आएंगे आपके लिए अच्छे अच्छे शोज। सो कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।